परिंदों को मंजिल मिलेंगे यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेंगे यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेंगे यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए आज हम लोग आवर्त सारणी पढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी हमें पढ़ना है। और इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे, आपका वर्जिलियस साहब ने आवर्त सारणी पे क्या नियम दिया, उसके बाद डवेराइनर साहब ने क्या दिया, न्यूलैंड साहब ने क्या दिया, मेंडलीफ ने क्या दिया, इन सब पे हम लोग चर्चा करने के बाद आधुनिक आवर्त सारणी पे आएंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इसके पहले उम्मीद है आप इसके पहले की क्लास को पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन देते हैं। देखो, सबसे पहले दौर आया 1800 का। 1800 में बताओ कितने तत्वों की खोज हो गई थी? 1800 में मात्र 30 तत्वों की खोज हुई थी। फिर 1800 से दौर आ गया 2016, तो 2016 में तत्वों की खोज हो गई थी भैया 118। कितने तत्व की खोज हुई थी? 2016 तक 118 तत्वों की खोज हो गई थी। इसमें से 94 तत्व तो प्रकृति में उपस्थित मिले, लेकिन 24 तत्व ऐसे थे जिनको वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे वैज्ञानिक लोग जो आए, सबसे पहले इन तत्वों को, देखो 30 तत्व थे तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तत्वों की खोज होती गई और फिर वैज्ञानिकों को लगा कि इनको एक क्रम में सजाया जाए, वर्गीकृत किया जाए ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला प्रयास किए वर्जिलियस साहब। किसने किया भैया? वर्जिलियस। सबसे पहला प्रयास वर्जिलियस ने किया। वर्जिलियस साहब ने इसको धातु अधातु के क्रम में सजाया, लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं हो पाया क्योंकि इसमें उपधातु को इन्होंने छोड़ दिया और ट्रांजिशन एलिमेंट को भी छोड़ दिया और अक्रिय गैसों को भी छोड़ दिया। बहुत सारी कमियां थी, इसलिए यहाँ पे वर्जिलियस साहब का जो प्रयास हुआ वर्गीकरण का वो सफल नहीं हो पाया। तो इसके बाद दौर आया 1800, दौर आया 1817 का। 1817 में कौन आए? तो एक वैज्ञानिक आए, डवेराइनर। कौन आए भैया? डवेराइनर। डवेराइनर नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने कहा कि इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया, 3-3 का पेयर ग्रुप बनाया। जो तत्व 3-3 का ग्रुप बनाया उनका गुणधर्म लगभग समान था और इन्होंने कहा कि अगर पहले और तीसरे तत्व को जोड़ेंगे, इनके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ेंगे, यानी कि जो ग्रुप बनाए थे इनका ग्रुप था आरोही, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इन्होंने रखा। और इन्होंने कहा कि अगर पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान को हम जोड़ दें तो जो औसत निकलेगा वो लगभग दूसरे तत्व के, जो बीच वाला तत्व होगा, उसके परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा। और 3-3 का इन्होंने ग्रुप बनाया था। तो त्रिक नियम किसने दिया था? तो डवेराइनर ने। इसी 3-3 के पेयर को त्रिक नियम कहा जाता है। इसके बाद दौर आया 1865 का। 1865 जब इनके रूल को पूरा फॉलो नहीं हो पाया, इनका रूल असफल हुआ, इनका वर्गीकरण का जो सिद्धांत था असफल हुआ, तो दौर आया 1865 का। 1865 में वैज्ञानिक आए न्यूलैंड्स। न्यूलैंड साहब आए। इन्होंने कहा कि परमाणु क्रमांक को अगर हम बढ़ते क्रम में रखें, परमाणु क्रमांक के बढ़ते तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में रखें, तो जो तत्व होंगे वो पहले, जैसे यहाँ पे मैं बात करूं थोड़ा सा समझाने का, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो 8वां तत्व होगा इसका जो गुणधर्म होगा पहले तत्व के समान होगा। इसी प्रकार जो 9वां वाला तत्व होगा इसका गुणधर्म दूसरे के समान होगा। तो यानी कि प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म उसके पहले वाले तत्व के 7वें तत्व के, यहाँ पहले 8वां वाले का गुणधर्म पहले वाले तत्व के समान होगा, 9वें का दूसरे वाले तत्व के समान होगा। इसकी तुलना संगीत के 7 सुरों से की गई, सा रे गा मा पा द नी, यहां से। लेकिन नी के बाद सा फिर रिपीट होगा, तो 8वां जो स्वर होगा 7 स्वर के बाद पुनः वही स्वर रिपीट होगा। इसी प्रकार इन्होंने भी कहा कि जो 8वां तत्व होगा उसका गुणधर्म पहले से रिपीट होगा, पहले के समान होगा। तो इनकी जो तुलना की गई इनके नियम की, वो संगीत के 7 स्वरों से की गई, 7 स्वरों के बाद दोहराव से की गई, इसलिए अष्टक नियम कहा जाता है। न्यूलैंड अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स ने दिया। लेकिन न्यूलैंड्स का भी जो रूल था भैया वो फॉलो नहीं हो पाया था। न्यूलैंड्स ने
इन्होंने जो प्रैक्टिस किया 56 इनके समय में 56 तत्वों की खोज हो गई थी। कितने तत्वों की? 56 तत्वों की खोज हो गई थी। इन्होंने हाइड्रोजन से शुरू करके थोरियम तक वर्गीकृत किया। कहाँ तक वर्गीकृत किया था? थोरियम तक। लेकिन कैल्शियम के बाद इनके तत्वों का जो इनका रूल था, वर्गीकरण का नियम था, वो कैल्शियम के बाद नहीं लग रहा था। तत्व हाइड्रोजन से थोरियम तक तो इन्होंने प्रयास किया, लेकिन इनका जो लॉजिक था, रूल था न्यूलैंड्स का, वो कैल्शियम के बाद नहीं लग रहा था। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट थे, इनको भी इन्होंने स्थान नहीं दिया, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया। इन सब कमियों की वजह से इनका भी प्रयास असफल रहा। फिर दौर आया 1869 का। 1869 में आए मेंडलीफ साहब। कौन आए भैया? मेंडलीफ साहब आए 1869 में। इन्होंने परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को सजाया और पहली बार आवर्त सारणी बनाने में सफल कौन हुए? मेंडलीफ साहब हुए। इसलिए आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को माना जाता है। और फिर मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जो जनक माना जाता है। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, अर्थात जो परमाणु भार हो गया, परमाणु द्रव्यमान, उनके तत्वों के जो आवर्ती फलन होंगे। तो ये पूछा जाता है भैया कि तत्वों के भार के आवर्ती फलन, भार के आवर्ती फलन या द्रव्यमान के आवर्ती फलन का नियम किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। ठीक है ना। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए भी इन्होंने स्थान बहुत नहीं दिया। और फिर इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका मेंडलीफ का प्रयास था, ये भी असफल रहा, बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ, कहीं कहीं इनका लॉजिक फेल हो जा रहा था। तो अच्छा, ये भी आपको याद रखना है कि मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया, इसलिए हाइड्रोजन को उन्होंने आवारा तत्व भी कह दिया। अब फिर दौर आ गया 1913 का। 1869 में इन्होंने, मेंडलीफ ने अपना रूल दिया, किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आधार पर दिया। फिर दौर आया 1913 का, और 1913 में वैज्ञानिक आए मोजले साहब। कौन आए भैया? मोजले साहब। मोजले नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने एक्स किरण के स्पेक्ट्रमों से यह निष्कर्ष निकाला कि किसी तत्व का जो परमाणु भार है या परमाणु द्रव्यमान है, उसकी तुलना में तत्व का परमाणु क्रमांक उसके गुणधर्म को व्याख्या करने में ज़्यादा सक्षम है। तो इन्होंने जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें संशोधन किया और उन तत्वों को परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो पहली बार अगर कहा जाए कि मोजले साहब ने किसके आवर्त सारणी में संशोधन किया, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन किया और एक आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाएगा? मोजले को। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को माना जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो मोजले साहब की आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले साहब की आवर्त सारणी है, ये तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में थी, अर्थात तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होगी। इतनी बातें आई समझ में। अब आगे इस पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेंडलीफ के आवर्त सारणी में भैया 7 आवर्त थे, आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 9 थी। इसी प्रकार जो मोजले साहब थे, इनके आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और जो वर्गों की संख्या थी, वर्गों की संख्या 18 हो जाएगी। अच्छा, तत्व वर्ग तो समझते हो, नहीं समझते तो इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मुझे बताइए, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाएगा? मोजले साहब को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोजले साहब को माना जाएगा। इसमें आवर्त की संख्या 7 होगी और वर्गों की संख्या 18 होगी। आवर्त भैया, जो ऐसे लाइन यहाँ पे ऐसे 7 लाइन होंगे, इनको आवर्त बोलेंगे, और जो ऐसे लाइन होंगे इनको वर्ग बोलेंगे। तो ऐसे लाइन कितने हैं? 18 हैं, और ऐसे लाइन कितने हैं? 7। इसको बोल सकते हैं 36 लाइन को हम बोलेंगे आवर्त, ऊर्ध्वाधर लाइन को बोलेंगे हम वर्ग। ठीक है ना। इतनी बातें तो आ गई होगी आपको समझ में। अब बात करते हैं इस पे जो आवर्त की। तो पहले आवर्त में भैया, पहले आवर्त में केवल 2 तत्व थे, इसको ध्यान में रखना। पहले आवर्त में कितने तत्व थे? 2 तत्व थे। उसके बाद दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व थे। कितने तत्व थे? 8 तत्व थे। चौथे और पांचवें में
चौथे और पांचवें आवर्त में, आवर्त की बात हो रही, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे तीसरे आवर्त में 8 चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व थे। कितने? 18। छठवें आवर्त में भैया 32 तत्व थे। सातवां आवर्त अपूर्ण है। तो कौन सा आवर्त, मोजले की कौन से आवर्त में, मोजले के सारणी के अनुसार या आवर्त के सारणी के अनुसार कौन सा आवर्त अपूर्ण है? तो सातवां आवर्त अपूर्ण है। चौथे आवर्त में कितने तत्व? तो 18। तीसरे आवर्त में 8। तो यानी कि याद रखना है, पहले आवर्त में 2, दूसरे तीसरे में 8, चौथे पांचवें में 18, छठे में 32, सातवां आवर्त अपूर्ण है। आवर्त मतलब जो क्षैतिज होगा 7, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया बात आती है ग्रुप की, वर्ग की। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि 18वें वर्ग को क्या कहते हैं। लास्ट में जो ऐसे लाइन होगी ऊर्ध्वाधर, उसमें 18वें आवर्त को क्या कहा जाएगा? तो 18वें आवर्त को यहां पे बोला जाएगा शून्य वर्ग। क्या बोला जाएगा? शून्य वर्ग बोला जाता है। शून्य वर्ग बोला जाता है। शून्य वर्ग क्योंकि इसमें तत्व जो होंगे वो क्या होंगे? अक्रिय होंगे, इसलिए अक्रिय गैस भी, इसमें जितनी भी गैसें होंगी सब अक्रिय होंगे, अक्रिय तत्व मिलेंगे। तो इसे 18वें वर्ग को क्या बोला जाएगा भैया? शून्य वर्ग भी बोला जाता है। 17वें वर्ग को क्या बोला जाता है? हैलोजन। हैलोजन ग्रुप बोला जाता है, हैलोजन वर्ग बोला जाता है, क्योंकि इनसे जो 17वें वर्ग में तत्व पाए जाएंगे इनसे नमक बनाया जा सकता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? 17वें वर्ग को आपको याद रखना है, हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। 16वां भी पूछा जाता है, 16वां याद रखना। 16वें को क्या? 16वें से अयस्क की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे चालकोजन ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इससे अयस्क की प्राप्ति होती है 16वें वर्ग से, इसलिए इसे चालकोजन ग्रुप भी बोला जाता है। एक पॉइंट और याद रखना, आवर्त सारणी में जो यहाँ पे मेंडलीव की मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों में अगर एक ही वर्ग में रहें, एक ही आवर्त में रहें, तो इन आवर्त में, जैसे मैं पहले आवर्त की बात करूं, तो इस आवर्त में जो परमाणु त्रिज्या होगी, आयनन ऊर्जा होगी, या फिर विद्युत ऋणात्मकता होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, ये सब समान होंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे, तो परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी, बाकी सबका मान बढ़ेगा। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे, तो परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा, बाकी आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, इन सब का मान बढ़ेगा। तो उम्मीद है आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो लिखाना है, छपाना है तो बहुत कुछ छपा सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन्हीं पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। बाकी देश की चीज़ें तो बहुत सारी हैं, आपके पास बुक भी हैं, आप गूगल से सर्च कर सकते हो, बहुत कुछ है, लेकिन आपको बहुत कुछ पढ़ना थोड़ी ना है, समझ रहे हो। उन्हीं पॉइंट को याद में रखो जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने इसीलिए रिवीजन भी करवा दिया ताकि आप उन पॉइंट को याद रख सको। तो आवर्त सारणी में बस आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है। हाँ, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो आपका आप बाहु संरचना के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं वो आपको बताएगा कि आवर्त सारणी में तत्वों को हम कहाँ रखेंगे। एक क्लास इस पे और कर लेंगे हम लोग कि तत्वों को हम कैसे आवर्त सारणी में सेट करेंगे। जैसे वहाँ पे पूछ लेगा फास्फोरस, तो फास्फोरस किस वर्ग में होगा, किस आवर्त में होगा, तो हमें और किस ब्लॉक में होगा, तो हमें इसको पता करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास और लेके इस पे चर्चा कर लेंगे। छोटी सी क्लास होगी जिसमें आप किसी भी तत्व को इस आधुनिक आवर्त सारणी में किस स्थान पर बैठा है वह तत्व, तो आप आसानी से बता पाओगे। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं फिनिश, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।